हाय दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक 10th क्लास में भी है, ये 11th-12th क्लास में भी है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे कि दर्पण सूत्र क्या है। सब जानते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा की अगर हम चर्चा करें, दर्पण सूत्र का मतलब होता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी, उस दर्पण से वस्तु की दूरी और उस दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध स्थापित करना दर्पण सूत्र बनाना होता है। तो अगर दर्पण सूत्र का मतलब समझें तो इसका मतलब है किसी दर्पण के लिए, किसी दर्पण की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी किससे? दर्पण से u, व प्रतिबिंब की दूरी v के मध्य संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या कह देंगे उसको? दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र कहते हैं। ये होता है हमारा, अगर परिभाषा पूछ ली जाए 1 नंबर में कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो दर्पण सूत्र का सिंपल सा मतलब है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। अगर वो पूछे कि दर्पण सूत्र को लिखो, तो फॉर्मूला लिखना होता है। दर्पण सूत्र का सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन अगर वो कह दे कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो उस समय आपको क्वेश्चन समझना होगा कि उसकी परिभाषा के बारे में बात करता है। किसी दर्पण की फोकस दूरी, उस दर्पण से वस्तु की दूरी व उस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के मध्य जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो हम यहाँ इस संबंध को बनाने की कोशिश करेंगे। या मैंने इस चित्र में क्या किया है कि अवतल दर्पण लिया है M1 M2। ये जो आपका अवतल दर्पण है, मैंने इसके फोकस को F और इसकी वक्रता केंद्र को C लिया है। एक वस्तु जो इसके वक्रता केंद्र से दूर है, AB वस्तु है। इस वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरण, जिसको हम आपतित प्रकाश की किरण बोलते हैं, ये A से K वाली, ये दर्पण के ऊपर गिरेगी। और ये जो आपतित किरण है, ये आप देखेंगे कि इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आई है। और हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के उपरांत मुख्य फोकस से गुजर जाती है। तो यहां देखेंगे कि ये ए से के वाली आपतित किरण है, ये यहां टकराई और परावर्तन हुआ, और ये किससे गुजरेगी? इस बिंदु से, मुख्य फोकस बिंदु से इस दिशा में चली जाएगी, ये आगे की तरफ चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण ए बिंदु से चली और ये इसके ध्रुव के ऊपर गिरी। जैसे ही ध्रुव पे गिरी, जिस एंगल के साथ ये एंगल है आपका आई, उसी कोण से ये आर कोण से विस्थापित परावर्तित हो जाएगी। और जब जहां पर ये दोनों काटें, उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। ये आपका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। यहाँ ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है। इस तरीके से हम इससे दर्पण सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि चित्र में थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। चित्र में अवतल दर्पण M1 M2 लिया, जिसका ध्रुव पोल बोलते हैं, पोल P, वक्रता केंद्र, जो इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र C, वह मुख्य फोकस F है। वस्तु AB, ये जो वस्तु है
मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, कौन सा प्रतिबिंब है? ए डैश बी डैश वास्तविक कैसा बना हुआ है, चित्र से देख सकते हैं, वास्तविक उल्टा बना है। ये मैंने इसकी हल्की सी थ्योरी लिख दी। अब हम क्या चाहते हैं, मैं एक दो बात बताता हूं आपको, उनको ध्यान से सुनना, आपके लिए दर्पण सूत्र बनाना सबसे आसान काम हो जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि हमें जब भी दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र, कोई भी सूत्र बनाना हो, चाहे लेंस का सूत्र भी बनाना हो, चाहे हमें दर्पण का सूत्र भी बनाना हो, दोनों ही अवस्थाओं में हमें त्रिभुजों का युगम लेना है। युगम का मतलब समझ गए होंगे आप कि हमें ऐसी दो दो त्रिभुज इकट्ठी लेनी है जिनमें एक त्रिभुज पे वस्तु और एक त्रिभुज पे प्रतिबिंब आना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी आप लेंस सूत्र बनाएं या दर्पण सूत्र बनाएं तो बेटा इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि हमें दो दो त्रिभुजों के युगम लेने हैं, यानी एक साथ दो त्रिभुज लेनी होंगी और ऐसी त्रिभुज लेनी होंगी कि एक त्रिभुज में वस्तु और एक में प्रतिबिंब आता हो। पहला बात ये ध्यान रखें। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप त्रिभुज लें तो उसकी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण को नहीं लेना, यानी तिरछी रेखा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके या तो लंब या उसके आधार को ही लेंगे, कर्ण भाग को नहीं लिया जाएगा, यानी कर्ण भुजा को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये दो बातें अगर आपको ध्यान में आ जाएंगी, अच्छे से इसको समझ लोगे, तो आपके लिए ये सूत्र बनाना बहुत ही आसान है। और तीसरी मुख्य बात जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो तीसरी मुख्य बात ये है कि दो त्रिभुज ले कहां से, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दो त्रिभुज हमने कहां से लेनी है? दो त्रिभुज तो हमें एफ से लेनी होंगी और दो त्रिभुज पी बिंदु से लेनी है। दिमाग में बैठा ले ये बात कि दो त्रिभुज जो पहले लेंगे वो पी बिंदु से लेनी है, ये है इसका ध्रुव बिंदु पी के, और दो त्रिभुज हमें इसके एफ से लेनी है। अब मैं लेके दिखाता हूं कैसे कैसे हम इसका काम करेंगे। चित्र से हमने चित्र से बात की, पहले मैंने कहा कि दो त्रिभुज हम कहां से लेंगे? पी बिंदु पे लेंगे। ये पी बिंदु है, पी बिंदु पे, और हमने त्रिभुज ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसमें एक वस्तु और एक प्रतिबिंब को शामिल करती हो, जैसे ए बी पी। देख लीजिए ये त्रिभुज है ए बी पी, इसमें वस्तु आ गई, और ए डैश बी डैश पी इसमें प्रतिबिंब आया। तो हम यहां ले लेंगे त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। देख लीजिए मैंने दो त्रिभुज ली है और पी बिंदु पे दोनों त्रिभुज ली है। तो इस केस में देखोगे तो कोण आई बराबर कोण आर, परावर्तन का नियम है, ये परावर्तन नियम है। और दूसरा कोण देखोगे तो कोण बी का मान कोण बी डैश के मान के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। जब दो कोण समान सिद्ध हो जाएं तो ये दोनों त्रिभुज आपकी कैसी हो जाएंगी? समरूप। अतः ये त्रिभुज समरूप हैं। कैसी त्रिभुज होगी? समरूप। कोण कोण समरूपता कहते हैं। यानी जब दो त्रिभुज ली हमने, युग्म में दो त्रिभुज ली है, ये एक ए बी पी, एक ए डैश बी डैश पी, ये ए बी और पी है, ये ए डैश बी डैश और पी है। आप देखेंगे कि ये कोण और ये कोण तो परावर्तन नियम से बराबर है, ये कोण और ये कोण दोनों प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, तो यहाँ कोण कोण समरूपता होगी। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का क्या होता है? अनुपात समान होता है। तो यहां से ही हम अपनी प्रक्रिया जो थ्योरम है वो लगा देंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी ये थ्योरम कि दो समरूप त्रिभुज हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। मैंने अभी बात की थी कि हमें
किसी भी त्रिभुज के कर्ण को नहीं लेना, पूरी ऑप्टिक्स में ही नहीं लेना। जब हम पूरी की पूरी प्रकाशिकी पढ़ेंगे तो कहीं भी हमने तिरछी लाइन का प्रयोग नहीं करना। तो तिरछी लाइन का प्रयोग नहीं करें तो ये एक त्रिभुज ये है, एक ये है, यानी इसका मतलब ए पी और ए डैश पी, ये भुजा नहीं लेनी। तो कौन सी लेनी है? ये भुजा लेंगे हम, ए डैश ए बी, ए से बी। और इसके संगत कौन सी होगी? ए डैश बी डैश। चित्र से देख सकते हैं, ए डैश बी डैश बराबर है। तो तिरछी लाइन ले लेनी तो दूसरी भुजाएं कौन सी आ जाएंगी? बी से पी, एक बन गई बी से पी, और उसमें बन जाएगी बी डैश से पी। इसको समीकरण 1 कह देंगे हम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा कि हमें तिरछी रेखा का प्रयोग नहीं करना। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है जब भी हम इस थ्योरम को अप्लाई करें। और यहाँ एक कंडीशन मैंने अप्लाई की कि दो त्रिभुज जो लेनी है वो पी बिंदु से लेनी है, और मैंने यहाँ दो त्रिभुज पी बिंदु से ले ली। अब दो त्रिभुज हमने कहां से लेनी है? एफ से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं ऊपर चलता हूं इसके। अब हम दूसरी त्रिभुज लेंगे। जो दो त्रिभुज लेनी है, यानी त्रिभुजों का युगम लेना है हमने। यहां तक मैंने समीकरण 1 ये बना दिया। तो दूसरी त्रिभुज हमने एफ से लेनी है, ये बिंदु से। अब एफ से त्रिभुज देखोगे, ए डैश बी डैश एफ। ये त्रिभुज तो आपको मिल गई होगी क्योंकि प्रतिबिंब वाली त्रिभुज मिल गई, लेकिन वस्तु ए बी और एफ त्रिभुज नहीं बनती। तो इस अवस्था में हम क्या काम करेंगे? हमें इस बात का पता है कि ये ए से के वाली रेखा है, मुख्य अक्ष यानी बीपी के समानांतर है। तो हम क्या करेंगे? के बिंदु से एक लंब डाल देंगे यहां से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। के बिंदु से एक लंब डाला जाएगा, जिस बिंदु का नाम रख दिया मैंने पी डैश। यहां से एक लंब डाल देंगे। तो यहां रचना करेंगे हम, इसकी रचना करनी है हमें। मैं यहां लिख देता हूं रचना। रचना में क्या होगा? के पी डैश से मुख्य अक्ष पर लंब डाला, मुख्य अक्ष पर लंब डाला है, लंब डाला गया। इससे बेनिफिट क्या मिल जाएगा अपने को? इस लंब डालने से इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें दो समकोण त्रिभुज मिल जाएंगी। त्रिभुज कौन कौन सी मिल गई? अतः पहली त्रिभुज होगी हमारी के, ये के पी डैश और एफ, क्योंकि हमने पहली त्रिभुज होगी के पी डैश एफ, वह त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ये देखिए दो त्रिभुज हमने ले ली, क्योंकि मैंने ये कहा था कि दो त्रिभुज हमें एफ से लेनी है। और एफ से अगर आप चित्र से देखो, ए डैश बी डैश और एफ, और ये हो गया एफ पी डैश और के। ये एक त्रिभुज होगी, एक ये होगी। तो यहां देखोगे ये शीर्षाभिमुख कोण है दोनों के दोनों। तो कोण एफ दोनों में शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण एफ, कोण एफ, ये कौन सा हो गया? शीर्षाभिमुख कोण। हमें पता है कि शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। तो ये कोण दोनों के समान होंगे। दूसरी बात आ गई हमारे पास, कोण बी डैश का मान कोण पी डैश कोण के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहां भी कोण कोण समरूपता, तो हम लिख देंगे कोण कोण समरूपता। यानी हम ये कह सकते हैं अतः ये त्रिभुज समरूप हैं, समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, अनुपात समान होता है। हमें इस बात का पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने तिरछी रेखा लेनी नहीं है। तिरछी रेखा नहीं लेनी तो हम कौन सी लेंगे? एक तो लंब लेंगे और एक आधार लेंगे। तो ये त्रिभुज देखो के से पी डैश, और इसकी कौन सी हो जाएगी? ए डैश बी डैश। तो क्या बन गया? के पी डैश अपॉन ए बी बराबर है। दूसरी भुजा होगी एफ से पी डैश, एफ से पी डैश, और इसकी भुजा होगी बी डैश से एफ, बी डैश से एफ। ये हमारी दूसरी बात बन जाएगी। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है
कि हम जानते हैं कि के पी डैश की जो वैल्यू है वो ए बी के बराबर है। चित्र से देख लीजिए आप, ये के से पी डैश है, ये ऊंचाई और ए बी की ऊंचाई बराबर है। तो इस चित्र में के पी डैश की जगह क्या रख देंगे हम, ए बी रख देंगे। यहाँ ये ए डैश बी डैश, सॉरी, तो यहाँ क्या रख देंगे हम, के पी डैश की जगह पे क्या रख देंगे, ए बी, जिससे क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर है एफ पी डैश अपॉन बी डैश एफ। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गई। मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन जो आई थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है बी से पी और बी डैश से पी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जो मैंने मिटा दी अभी। तो आपको समझ में आई होगी कि क्या कहानी हमें यहाँ करनी है। यहाँ सिंपल सी कहानी है कि इस चित्र बनने के बाद हमें दो त्रिभुज लेनी है युग्म में, और वो दोनों की दोनों त्रिभुजें इस प्रकार लेनी है कि एक त्रिभुज में प्रतिबिंब और एक त्रिभुज में वस्तु आती हो, और मैंने ऐसे ही लिया है। इसमें देखिए हमने दो त्रिभुज P से लेनी है और दो त्रिभुज हमें मुख्य फोकस F बिंदु से लेनी है। पहले जब मैंने P बिंदु से ली तो A, B और P ली, A डैश B डैश और P ली। दूसरे केस में F बिंदु पर A डैश B डैश F तो बनती थी, लेकिन A B P F नहीं बनती थी। तो मैंने क्या किया, K P डैश एक रचना की थी यहाँ लंब डाल के, तो उससे क्या बेनिफिट मिल गया, एक त्रिभुज ये बन गई थी, और ये त्रिभुज बनते ही दोनों समरूप हो गई थी, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब हमें काम क्या करना है, समीकरण 1 और 2, जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इन दोनों की तुलना करके देखिए आपको कुछ मिलेगा। इस समीकरण 1 में आप पाएंगे कि ए बी बटे हुए ए डैश बी डैश है, और यहां भी ए बी बटे ए डैश बी डैश है। अगर समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने से, यानी तुलना से जब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बी पी बटे हुए इसका ये पार्ट फर्स्ट इक्वेशन का बी डैश पी बराबर है, इस इक्वेशन का जो राइट पार्ट है सेकंड का वो हो गया एफ पी डैश बटे बी डैश एफ। इस तरीके का हमें समीकरण मिल जाएगा। तो इन दोनों की तुलना करके देख लो, इसका राइट और इसका राइट पार्ट को कंपेयर किया। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब हम इस इक्वेशन पे आने के बाद अब हमारे दिमाग में एक बात चलनी चाहिए कि ये इक्वेशन आने के बाद हमारी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। चिन्ह परिपाटी का मतलब ये होता है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, यानी यहां से सभी दूरियां मापी जाएंगी। और जब अब द्वारक बहुत छोटा होता है तो P डैश और P बहुत नजदीक हो जाएंगे। तो एक कंसेप्ट यहां से आ जाएगा कि दर्पण का द्वारक हम लिखेंगे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये आपको पूरी ऑप्टिक्स में ये अप्लाई करना है, क्योंकि हम छोटे लेंस या छोटे दर्पणों की बात करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, दर्पण बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, P बिंदु या P डैश बिंदु P के नजदीक हो जाएगा, नजदीक होगा। और इससे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, F से P डैश है जो वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। तब अगर ये बराबर हो गया एफ पी डैश एफ के, तो इस समीकरण से देखोगे तो क्या बन जाएगा, बी से पी, बी डैश से पी, ये हो गया एफ से पी, और ये हो गया हमारा बी डैश से एफ। इस इक्वेशन का नाम 3 रख दिया मैंने। यहां तक हमारा सिद्ध हो गई ये चीजें। इसका यूज करके हमने ये दूरी जो पी डैश है इसको पी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए हमारे पास लगभग सभी कन्वर्ट हो चुके हैं। बी से पी की दूरी, ये बी है, ये पी है बिंदु आपका यहां, ये वस्तु है, वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं हम, और यू होता है माइनस में, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, आपतित किरण तो उधर जा रही है और हम दूरी इधर माप रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा।
एफ से पी की दूरी माप के देखो, ये एफ और पी के बीच की दूरी को बोलते हैं मुख्य फोकस दूरी। इसको एफ से लिख देंगे, ये भी माइनस में आ जाएगी क्योंकि ये भी बाईं ओर है, एफ होगी ये। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, माइनस का एफ। और ये जो प्रतिबिंब बना है इसकी दूरी अगर देखोगे इस बिंदु से दर्पण से, तो ये भी क्या हो गया v, और v भी क्या हो गया माइनस का, ये चिन्ह परिपाटी। अब इस इक्वेशन में देखिए b से p हमारे पास u है, b डैश से p भी हमारे पास v है, f से p भी है, लेकिन समस्या है b डैश से f की। तो b डैश से f की क्या कर देंगे हम, चित्र को देखिए ध्यान से, चित्र का मैं पार्ट ले लेता हूं, b डैश से f ऐसे लिख सकता हूं इसको, यहां समझाने की कोशिश करूंगा। ये p बिंदु है, ये f बिंदु है, ये आपका b डैश बिंदु है। इस तरीके से यहां से उठा लो, ये b डैश, ये f और ये p। आपको ये वैल्यू निकालनी है। अगर आपको इस वैल्यू का पता हो, इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दो तो b डैश f निकल जाएगी। तो b डैश f को क्या लिख सकते हैं हम, b डैश f का मान हो जाएगा b डैश p माइनस एफ पी। यानी ऐसे समझ लो कि ये टोटल दूरी है जो b डैश से p की दूरी है, b डैश से p की दूरी, ये b डैश f प्लस एफ पी के बराबर होती है, ऐसे समझ लो। और इसको इधर उठा लाओ तो यही इक्वेशन बन जाएगी। जब ये इक्वेशन बन गई तो इसको इस समीकरण 3 में मान रखते ही हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण 3 में मान रखो, मान रखने पर क्या बन जाएगा, b से p, और ये हो गया b डैश से p बराबर है, ये हो गया f से p, और ये क्या बन जाएगा हमारा b डैश p माइनस एफ पी। इस इक्वेशन को हम समीकरण 4 कह देंगे। आपको समझ में आ गई होगी ये बात भी। अब हमें क्या काम करना है, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। मैं चिन्ह परिपाटी लेके देखता हूं, यहाँ पे हम यहां लिखेंगे चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके। यहां लिखता हूं मैं चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके, परिपाटी का प्रयोग करके, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके हम इसकी वैल्यू को रखेंगे और इसकी वैल्यू हमारी आएगी। तो हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, और जो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कैसे करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये हम ऐसे निकालेंगे b से p। b से p देखिए, ये b बिंदु है, ये p बिंदु है, b से p वस्तु की दूरी है तो माइनस का u। दूसरा आ गया b डैश से p, यानी प्रतिबिंब की दूरी है वो है माइनस v, और f से p है मुख्य फोकस की दूरी है माइनस f। इन सब को क्या करेंगे, समीकरण 4 में मान रखेंगे। समीकरण 4 में रखने पर, ये हमारा समीकरण 4 है, इसमें रखें। मैं यहां रख के दिखा देता हूं आप लोगों को कि समीकरण 4 में कैसे मान रखें, नहीं तो ऊपर से हटा देता हूं मैं। हम इस समीकरण में ये वैल्यू रखेंगे, और जैसे ही ये वैल्यू रखते हैं तो हमारा दर्पण सूत्र बन जाएगा। देखिए कैसे, बीपी की वैल्यू रखिए, बीपी की वैल्यू ये रही माइनस का u बटे हुए, बी डैश पी की वैल्यू है माइनस का v, इसकी वैल्यू है माइनस f, ये बी डैश पी की वैल्यू है माइनस का v, और ये माइनस है, और इसकी वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट में माइनस f रखेंगे। तो क्या बनेगा देखिए, ये हो गया माइनस का u, ये हो गया माइनस का v, ये हो गया माइनस का f, ये हो गया माइनस का v प्लस का f। आर पार गुणा कर दे, क्या करेंगे, आर पार गुणा करने पर, गुणा करने पर, आर पार गुणा का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई। आप चाहें तो इस माइनस को माइनस से काट दें, लेकिन ऐसा करने से कुछ बच्चे जिनका मैथ इतना अच्छा नहीं होता वो इस माइनस को भी काट देते हैं, इसलिए मैं ऐसे काटना नहीं बताऊंगा आपको। आप आर पार गुणा करो, देखो ये माइनस का u है, ये माइनस का v है, माइनस और माइनस प्लस uv, ये माइनस का u है, ये प्लस का f है तो माइनस का uf, और इसकी मल्टीप्लाई इस डायरेक्शन में करोगे माइनस v की, इससे गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस vf हो जाएगा। uf को उस दिशा में ले जाइए, uv बराबर है uf प्लस का हो जाएगा और vf प्लस का है। अब हमें काम क्या करना है, यहां तक आने के बाद हम इसको दोनों तरफ u, v और f से भाग दे देंगे, दोनों तरफ
दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, भाग दे के देखिए, UV को UVF से भाग दे देते हैं, UVF से, UF है इसको भी UVF से भाग दे देते हैं, और VF है इसको भी UVF से भाग दे देंगे। यहां देखिए UV से UV कटेगा तो 1/F, यहां UF से U और F कटेगा तो 1/V, यहां VF से VF कटेगा तो 1/U, और ये आपका है दर्पण सूत्र। ये है दर्पण सूत्र है। तो इस तरीके से हम दर्पण सूत्र को आसानी से बना सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे रिलेटेड जब भी न्यूमेरिकल आए तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं अभी, कि जब भी आप दर्पण सूत्र यानी दर्पण के कोई भी न्यूमेरिकल आए आपके और ये दर्पण सूत्र का प्रयोग करें तो आपको चिन्ह परिपाटी लेनी पड़ेगी। चिन्ह परिपाटी के लिए मैं 2-3 बातें आपको बता देता हूं। नंबर 1, अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और एक है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसके लिए जो फोकस होगी, फोकस दूरी वो माइनस की ली जाएगी, -F, और इसके लिए जो फोकस दूरी है वो प्लस की ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। पॉजिटिव का मतलब हो गया धनात्मक ली जाएगी। दूसरी चीज है वस्तु की दूरी। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं कि वस्तु की दूरी है ये हमेशा ऋणात्मक होगी, नेगेटिव में ली जाएगी वस्तु की दूरी। एक बात और बता देता हूं, ये आपका दर्पण सूत्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक बात और बताता हूं, यहां पर आवर्धन की बात करता हूं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं जिसको, हम उसकी चर्चा और यहां कर लेते हैं एक टॉपिक की, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का मतलब है M। ये क्या होता है, M का जो सूत्र होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटे हुए वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे इसको, इसकी आवर्धन। प्रतिबिंब का आकार मतलब हो गया, ये प्रतिबिंब है, इसको H डैश से कह दो और इसको हम H से कह दें, M। अब यहां आपको ध्यान रखना है, यदि M धनात्मक है, कैसा है, धनात्मक, या M क्या हो सकता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक, दो ही तो केस हो सकती हैं। अगर M का मान धनात्मक है तो ध्यान रखना कि जो आपके प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब वो आपके कैसे बनेंगे, काल्पनिक बनेंगे, काल्पनिक व सीधे। और जब आपका M का मान आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आपके प्रतिबिंब बनेंगे वो आपके वास्तविक उल्टे, वास्तविक व उल्टे, उल्टे बनेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हमने टॉपिक पढ़ लिया इसका, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ये टॉपिक, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। धन्यवाद।